हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6 सेमेस्टर के हैं, एसओएल के, एनसी वेब के या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में भी ये प्रोग्राम का कोर्स है एनवायरनमेंट, जनरल एंड ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महिला आंदोलन में पुरुषों का क्या योगदान था। इसमें क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि मेंस पार्टिसिपेशन इन वुमेन्स मूवमेंट। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक शासन यानी जब अंग्रेजों का शासन काल था उसमें हमारे समाज में बहुत कुछ बुराइयां थी, उनके शासन में बहुत कमियां थी, परंतु इसके बावजूद भी कुछ अच्छी चीज़ें थी क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो सदियों से अत्याचार होता आया था, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, तो ऐसे कई जो हमारे देश के बर्बर कानून थे या फिर हमारे देश की जो महिलाओं के प्रति बेकार व्यवहार होता था, उन व्यवहार को अगर ठीक करने में, महिलाओं की शिक्षा में, इन सब भूमिकाओं में अगर कुछ परिवर्तन लाने में अगर खास योगदान रहा है तो वो अंग्रेजों यानी औपनिवेशिक शासन का ही रहा है। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजी शिक्षा का जैसे ही प्रचार प्रसार हुआ, भारत में अनेक उदारवादी विचारक आए। उदारवादी वो लोग होते हैं जो समाज को लिबरल थिंकिंग रखते हैं, समाज में व्यापक परिवर्तन चाहते हैं। इसके अंदर इन्होंने अब जो परंपरागत की रूढ़िवादी सोच थी, जिसे हम रेडिकलवाद बोलते हैं, रूढ़िवादी जो सोच थी या फिर ऐसी संकीर्ण सोच, उन सभी सोच को समाप्त करने के लिए कई सारे कार्य किए, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन भी चलाए। जैसे उन्होंने कई अपने समय में सामाजिक कुप्रथाओं को इन्होंने विरोध किया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ऐसी कुरीतियाँ थी, उन्हें मुक्त करवाने में महिलाओं को उन्होंने एक सामाजिक रूप से बाहर निकाला, एक ऐसी प्रथा से। तो ये महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है और इसमें पुरुषों का योगदान पूछा गया है। ध्यान रखना है आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन, एक इससे पहले भी मैंने अपलोड किया है, अगर वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1828 में की थी। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात अपने भाभी को काफ़ी कम उम्र में जलते हुए देखा। वह इस सदमे से पले बड़े और आगे चल के उन्होंने ये बात मान ली थी, अपने मन में ठान ली थी कि मैं क्या करूँगा, समाज में एक व्यापक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाऊँगा। और आगे चल के जब वो थोड़े से पढ़ लिख गए, अच्छे खासे समाज में समझदार हो गए, तो उन्होंने संस्कृति के नाम पे जो कुरीतियाँ महिलाओं के ऊपर थी उन सभी को समाप्त करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उसमें से इन्होंने जैसे अपने भाभी को जलते हुए, क्षति होते हुए देखा था, तो इन्होंने क्या किया था, महिलाओं की क्षति प्रथा का उन्मूलन किया, महिलाओं की शिक्षा की बात करी, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा दिलाने की बात करी, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करी। उन्होंने विधवा जो बहुविवाह है उसका कट्टर विरोध किया, यानी एक जो आदमी, एक हस्बैंड है, वो कई शादियां नहीं कर सकता, इसका इन्होंने विरोध किया। और उन्होंने बंगाल में फैली जो ये प्रथा थी, उस प्रथा के खिलाफ में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। ध्यान रखना है आप सभी को, मेन बात ये थी। इसके बाद में उन्होंने आगे चल के बोधिनी नाम कर महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी। 1872 में नागरिक विवाह कानून पारित हुआ और इसके बाद में ये कानूनी अधिकार बन गया। और आगे चल के शादी की स्वीकृति के लिए जो महिलाओं और पुरुषों की जो आयु थी वो 14 से 18 वर्ष निश्चित भी कर दी गई थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को यही वाला डालना है। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी जो है और अन्य संगठन जो कुछ ऐसे थे उस समय के, जो महिलाओं की बात करते थे, उन सभी ने मिलकर आर्य समाज की स्थापना करी। पहले का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। उनका नाम राजा राम मोहन राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से समाज ने उनको राजा की उपाधि दी थी। ये दोनों आंदोलन महिलाओं, अगर हम बात करें, एक दयानंद सरस्वती जी और जो उस समय के अन्य सामाजिक संगठन थे जो महिलाओं की बात करते थे, उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने में व्यापक कार्य किया, या हम कह सकते हैं बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने धर्म सुधार का कार्य किया। उन्होंने धार्मिक जो पाखंड थे उस समय के, कुरीतियाँ थी, महिलाओं के प्रति भेदभाव जिस वजह से होता था, उन सभी को संभव तरीके से समाप्त करने की कोशिश करी। इसने समाज को वैदिक काल के साथ जोड़ने का प्रयास किया और हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने क्या किया, वैदिक संस्कृति की स्थापना करने की बात करी थी। तो लेकिन अब आप बोलोगे इसमें भेदभाव बढ़ेगा, लेकिन नहीं है। जैसे प्राचीन वैदिक टाइम पे कोई भेदभाव नहीं होता था। पूरे के पूरे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छे वैदिक काल में थी। तो उन्होंने वैदिक काल की स्थापना करना चाहते थे
और वैदिक काल में मैंने जैसा कि आपको बताया महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता था। ब्राह्मणों की बात ही इन्हें भी संगठन बनाने का, जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का इन्होंने भी विरोध किया था, जैसे कि पिछले वाले में था, ठीक इसी तरीके से। नेक्स्ट है अपना प्रार्थना सभा। आर्य समाज की स्थापना M.G. रनाड़े एवं भंडारकर इनके द्वारा 1867 में, ध्यान रखना है आपको, 1867 में की थी। इसका उद्देश्य भी ब्रह्म समाज के समान ही था, पिछले वाले की समान ही था। महिलाओं की शिक्षा पे बल दिया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बने, इस बात की भी उन्होंने बात की कि भैया किस तरीके से महिलाओं का लालन पालन होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए केवल विदेशी आंदोलन या विदेशी चीज़ें महिलाओं को नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि उन्हें आधुनिक तौर पर और देश के अंदर भी हमें सुधार लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को विदेशी ज्ञान दे दो, शिक्षा दे दो और हो गया। तो उनके परिवार के अंदर भी महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, महिलाओं के परिवार के अंदर स्थिति कैसे सुधर सकती है, इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही थी। इनके जो समर्थक थे इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुल्ले, जैसे हम देख सकते हैं, आप सभी को पता है ज्योतिबा फुल्ले के बारे में, इन्होंने किस तरीके से इतना कठिन संघर्ष करके महिलाओं को घर घर जाकर शिक्षित किया था। महिलाओं को स्पेशली उन पे गोबर पत्थर क्या क्या फेंके जाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले उनके साथ मिलकर कितना कठिन संघर्ष किया था, औरतों को शिक्षित किया था। और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के समाज में वंचित महिलाएं थी, जो SC ST कैटेगरी के अंदर आती है, उन सभी को भी इन्होंने काफ़ी अच्छी स्थिति समाज में प्रदान करने के लिए, उन्होंने सशक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करने की बात करी। पुरुषों से उनकी जो महिलाएं हैं उनकी बेड़ियाँ मुक्त करवाना, बेड़ियाँ मुक्त कराने का मतलब है महिलाएं पूरी तरीके से पुरुषों के अधीन ना रहें, महिलाएं भी खुद से स्वतंत्र होकर कुछ कार्य कर सकें, इसके लिए भी इन्होंने कुछ खास कदम उठाए थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि दुर्भाग्यवश कई आंदोलन जो ये पुरुषों के द्वारा चलाए गए थे, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी, क्योंकि ये उस समाज की बात है जब महिलाएं, बहुत ही कम अधिकार महिलाओं को प्राप्त था। लेकिन महिलाओं को एक बेहतर गृहिणी, अच्छी माँ बनाया जा सकता है, परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति सुधरी जा सकती है, और जैसे जैसे हमारे परिवार की स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे हमारा पूरा का पूरा समाज, सोसाइटी ये भी सुधर सकता है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे फेसबुक IDs का लिंक है, आप वहाँ पर हमसे जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई क्वेरी हम तक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई या फिर भविष्य में भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।